आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D जियोमेट्री के बारे में पढ़ना। और 3D जियोमेट्री का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और फिर आप सारी चीज़ों को विजुअलाइज कैसे कर सकते हो। और विजुअलाइज करने के लिए सबसे अच्छा जगह है आपका रूम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 3D स्पेस में बैठे हुए हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर आप सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि 3D में आने का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो अभी तक हम लोग जितना भी देख रहे थे 2D जियोमेट्री में, तो उसमें हम लोग एक प्लेन में थे और फिर मान लो कोई भी एक पॉइंट लोकेट करना है तो हम लोग दो एक्सिस लेते थे, परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उसके हिसाब से कोई भी पॉइंट जाना है तो एक्स यूनिट और वाई यूनिट चले जाओ, वो पॉइंट पहुंच जाओ। अब मान लो ये जो माइक्रोफोन का टिप है, मैं इसको लोकेट करना चाह रहा हूँ ये रूम में, तो बस ये प्लेन से काम नहीं चलेगा, यहाँ से मुझे और एक डायमेंशन ऐड करना पड़ेगा कि यहाँ से मैं निकल के आऊँ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन मानेंगे, ठीक है, 0 0 0। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एज है इसको एक्स एक्सिस मान लो, ये एज को वाई एक्सिस मान लो, और ये जो तीसरा जा रहा है ये हमारा जेड एक्सिस, ये सब आपस में परपेंडिकुलर है, तो फिर काफ़ी अच्छा है। अब मान लो मुझे ये पॉइंट लोकेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, एक्स यूनिट में इस डायरेक्शन में आऊँगा, है ना, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, फिर मैं वाई यूनिट इस डायरेक्शन में आऊँगा, और फिर मैं जेड यूनिट इस डायरेक्शन में जाऊँगा। तो अगर मैं अप्रोप्रिएट एक्स वाई और जेड चूज़ करता हूँ तो मैं आराम से ये पॉइंट लोकेट कर सकता हूँ। तो ये इसीलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है 3 डायमेंशनल का, क्योंकि हम लोग रहते 3D वर्ल्ड में हैं। तो जब भी अगर कुछ मान लो एक रोबोट बनाना है कि जो यहाँ पर आके इसको पकड़ ले या फिर टच करे, तो उसको एग्जैक्ट आपको 3D लोकेशन देना होगा। तो ये सब सारा एप्लीकेशन के लिए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए आपको 3D जियोमेट्री का ज़रूरत पड़ता है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। अब ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, और फिर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके लिए पूरा 3D बहुत आसान हो जाता है, और जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है उसके लिए पूरा 3D जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एसेंशियली हम लोग कर क्या रहे हैं कि मान लो ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक लाइन है मेरे पास, या एक वेक्टर, जो भी आपको मानना है मान लो। तो एसेंशियली हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ये तीनों एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ। तो पहले मान लो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो लाइन है ये दीवार से यहाँ पर सटा हुआ है, इस प्लेन में लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ तो ये परपेंडिकुलर है, इसको बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। ठीक है, थोड़ा और जनरल केस लेते हैं कि ये लाइन को मैं प्लेन से बाहर लेके आ जाता हूँ। तो अब ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, अल्फा, है ना, इसको हम लोग अल्फा कह सकते हैं। अब जिनको ये विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही है कि ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल क्या है, तो वो लोग सोच सकते हैं कि यहाँ से एक प्लेन जा रहा है जिसमें कि ये लाइन और ये लाइन दोनों है, और फिर वो प्लेन में ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग अल्फा कह रहे हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन और ये वाई एक्सिस के साथ जो भी एंगल बन रहा है उसको हम लोग बीटा कह रहे हैं, और ये जो भी जेड एक्सिस के साथ यहाँ पर एंगल बना रहा है उसको गामा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा जो हो गया ये हम लोग का डायरेक्शन एंगल्स हो गए। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा लाइन है या फिर जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है। तो अब इसका हम लोग अगर कोसाइन लेंगे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो उसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो अब समझते हैं कि हम लोग कॉस क्यों ले रहे हैं, साइन क्यों नहीं ले रहे हैं, टेंजेंट क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मान लो ये मेरा स्ट्रेट लाइन है ना, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई जेड है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो कैसे समझना है कि ये एक्स है ना, ये वाई है, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप देता हूँ तो वो कितना होगा, जेड, और फिर वो जो कनेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, उसको मान लो कि मैं आर कह रहा हूँ। तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसका प्रोजेक्शन क्या हो रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा कि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा इसके ऊपर, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर जाएगा तो ये एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो कॉस ऑफ अल्फा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। ये थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो फिर आपका जो बेस होगा वो हो जाएगा हाइपोटेनियस टाइम्स कॉस अल्फा। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड अगर आर है
तो इसका जो प्रोजेक्शन बन रहा है यहाँ पर वो हो जाएगा आर कॉस अल्फा, ठीक है। और फिर इसका वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन क्या होगा कि यहाँ पर बीटा एंगल है तो आर कॉस बीटा, और जेड एक्सिस में ये गामा एंगल है तो यहाँ पर प्रोजेक्शन आर कॉस गामा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कोसाइन लेते हैं। तो जो हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है उस वो डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। और फिर जो हम लोगों ने कहा कि आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा, वो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो अब इसमें क्या समझना है आपको कि इसका मैग्नीट्यूड आर है, ठीक है। तो मान लो कि मैं इसका डायरेक्शन सेम रखता हूँ और मैं आर से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हम लोग लेंगे तो वो होगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो अगर आप बस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लेके अगर आप वेक्टर बना रहे हो तो वो आपका यूनिट वेक्टर आएगा सेम डायरेक्शन में। और फिर बस आप उसको, अगर आपको आर मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो आप कॉस अल्फा को आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस बीटा को आर से, और फिर कॉस गामा को आर से। तो आर कॉस अल्फा प्लस आर कॉस बीटा प्लस आर कॉस गामा, ठीक है। तो ये जो है ये विजुअलाइज करके समझिए, फिर हम लोग थोड़ी देर में इसको ऑफिशियली देखते हैं। ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको अभी हम लोग ऑफिशियली देखेंगे, फॉर्मली जैसे हम लोग देखते हैं। और प्लीज़ इस चीज़ को विजुअलाइज करिए और एक बार समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अभी हम लोगों ने जो सब चीज़ को डिस्कस किया उस चीज़ को अब हम लोग फॉर्मली पेन पेपर मोड में डिस्कस करते हैं। और मैथ्स या फिज़िक्स या केमिस्ट्री जो भी पढ़ते हो तो सबका जनरेशन, मतलब जो भी चीज़ आप लोग को भी पढ़ाया जाता है वो सब कुछ जनरली इसी तरीके से आया है कि किसी ने दुनिया में कुछ ऑब्जर्व किया है ना, फिर उसको अब उसको एनालाइज करना है ताकि और कुछ उसका एप्लीकेशन बना सके, कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सके। तो फिर वो सब्जेक्ट जो है वहाँ से ग्रो होते जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने 3D में देखा कि प्लेन से काम नहीं चल रहा था, है ना, कि यहाँ पर 3D स्पेस में कोई भी पॉइंट को अगर डिस्क्राइब करना है, मान लो ये मेरा माइक्रोफोन का टिप है, इस पॉइंट को अगर मेरे को यूनिकली डिस्क्राइब करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग 3 एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से हम लोग मान लो कि ये पॉइंट तक आना है पी, तो हम लोग एक्स यूनिट इस तरफ जा सकते हैं, वाई यूनिट इस तरफ, और फिर जेड यूनिट ऊपर। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक ये क्यूब के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कि ये आपका रूम हो गया, ये जो भी यहाँ पर था ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और फिर ये जो है ये हमारा जेड एक्सिस। तो मान लो ये पॉइंट पी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ओरिजिन से कनेक्ट करते हुए ये पॉइंट तक जो भी वेक्टर जाएगा उसको हम लोग ये पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, ओपी वेक्टर, या फिर उसको आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि डायरेक्शन एंगल्स का आता है, कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो मान लो ये जो स्ट्रेट लाइन है या फिर ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है ना। ये एंगल दिख रहा है आपको, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप प्लेन एक इमेजिन कर सकते हो जो कि ये लाइन और ये लाइन से पास कर रहा है, तो फिर ये दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा उसको हम लोग अल्फा कह रहे हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली ये जो है ओपी और फिर ये जो वाई एक्सिस के बीच में एंगल है उसको हम लोग बीटा कह रहे हैं, और फिर ओपी और ये जो जेड एक्सिस है उसके बीच में गामा। फिर से इमेजिन करने के लिए एक प्लेन कंसिडर कर सकते हो जो कि ये दोनों से पास कर रहा है, और फिर उस प्लेन में जो ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल होगा उसको हम लोग गामा कह रहे हैं। तो ये आपका डायरेक्शन एंगल्स हो गया, अल्फा बीटा गामा। तो अब इसी का जो कोसाइन लेते हैं हम लोग कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और शॉर्ट हैंड नोटेशन के लिए ये जो एक्स एक्सिस के साथ है कॉस अल्फा उसको हम लोग एल लिख सकते हैं, जो वाई एक्सिस के साथ है कॉस बीटा उसको एम लिख सकते हैं, और जो जेड एक्सिस के साथ है उसको हम लोग एन लिख सकते हैं, कॉस गामा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कॉस अल्फा क्या है, कॉस बीटा क्या है, कॉस गामा क्या है। तो इसके दो तरीके हैं सोचने के। एक तो पहला तरीका क्या है कि ये मान लो हमारा आर वेक्टर यहाँ पर जा रहा है ना, और फिर ये हमारा जो है ये एक्स है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप देंगे यहाँ पर पी ए, है ना, ये पी ए आपको सोचना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सोच सकते हो कि ये एसेंशियली पी ए क्या है कि यहाँ से हम लोग एक्स यूनिट यहाँ पर आए, यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे गए, और फिर यहाँ से अगर ये लाइन को उठा दोगे ऊपर तो आपको ये ए पी मिल जाएगा, है ना। तो ये ए पी जो है परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो है ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर ओ ए पी, है ना। तो इसको अलग से अगर हम लोग लिखेंगे ओ ए पी, तो यहाँ पर क्या है कि ए पे हमारा 90 डिग्री है, ए पे 90 डिग्री है, ये ओ ए जो है ये हमारा एक्स है,
और फिर ये जो ओ पी है ये हमारा आर है ना। तो फिर इसमें जो है अगर हम लोग कॉस अल्फा लेते हैं तो वो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, या फिर ये जो एल है वो हमारा एक्स बाई आर है ना। मतलब कि यहाँ पर जो भी इसका कंपोनेंट है एक्स डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड है ना। आर यहाँ पर क्या है, आर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब कि जो भी इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर आपको कॉस अल्फा निकालना है तो आप यहाँ इसका एक्स का कंपोनेंट लोगे है ना, एक्स, और फिर डिवाइड कर दोगे उसका मैग्नीट्यूड से एक्स बाई आर, ठीक है। फिर सिमिलरली आपको कॉस बीटा चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पर दोगे, तो फिर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ओ बी पी है ना। तो ओ बी पी को अलग से अगर बनाएंगे तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा है ना, और ये वाला जो है ये बीटा होगा। तो इसमें कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब वाई बाई ये आर, वाई बाई आर, तो उससे हमारा कॉस बीटा निकल जाएगा है ना। और फिर ये जो एन होगा ये निकालना है, तो फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर दे सकते हैं, तो ओ सी पी, ओ सी पी, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा गामा है, तो फिर कॉस गामा निकालना है, तो बेस बाई हाइपोटेनियस तो जेड बाई आर, ठीक है। तो ये एल एम एन जो है ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, ठीक है। तो अब इसको सोचने का और एक तरीका है, ठीक है। तो इसको सोचने का क्या तरीका है कि मान लो ये हमारा ओ पी वेक्टर जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो ओ पी वेक्टर है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना। तो ओ पी वेक्टर हमारा ये हो गया। तो इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, तो प्रोजेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं कि ओ पी वेक्टर डॉट इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी आपका यूनिट वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो क्या आ जाएगा एक्स। तो ये ओ पी वेक्टर का इसमें जो प्रोजेक्शन है वो हमारा एक्स है ना। और सेम चीज़ को कैसे कह सकते हैं, इसका अगर मैग्नीट्यूड आर है तो आर कॉस एल्फा ये हमारा होगा है ना। तो ये जो है इसको हम लोग आर कॉस एल्फा भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा, ठीक है। तो अब सेम चीज़ को सोचने का क्या तरीका है कि अगर यहाँ पर हम लोग अभी आर वेक्टर, आर मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग ओ पी कैप लेते हैं, मान लो कि यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना ओ पी कैप, तो उसका अगर हम लोग प्रोजेक्ट, तो ओ पी कैप जो है वो भी एंगल अल्फा बीटा गामा बनाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, तो उसका अगर हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ तो वो क्या आता, कॉस एल्फा है ना, 1 टाइम्स कॉस एल्फा हो जाता है क्योंकि मॉड ऑफ आर जो है वो 1 है, तो फिर 1 टाइम्स कॉस एल्फा। तो यूनिट वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन होगा कॉस एल्फा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर होगा कॉस बीटा, जेड एक्सिस के ऊपर होगा कॉस गामा। तो अगर हम लोग कुछ इस टाइप का वेक्टर लिखते हैं कि कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओ पी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ गया तो फिर उस डायरेक्शन में आप लोग एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। अब आपको जो भी मैग्नीट्यूड का यहाँ पर वेक्टर चाहिए तो बस इसको आप आर टाइम्स वो कर दो, जैसे आर वेक्टर आर मैग्नीट्यूड का चाहिए तो आर टाइम्स ये चीज़ है ना। तो उसी को वो जो आर कॉस एल्फा होता है, या फिर मतलब कि ये आर कॉस एल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा, तो उसको जो है हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा टाइम दे के समझ लीजिए कि एल एम एन जो है वो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो अगर हम लोग कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप लेते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा। लेकिन अगर हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए उसी डायरेक्शन में तो हम लोग क्या करेंगे, आर कॉस एल्फा प्लस आर कॉस बीटा प्लस आर कॉस गामा, आर कॉस एल्फा प्लस आर कॉस बीटा प्लस आर कॉस गामा, ठीक है। तब हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा इस डायरेक्शन में इस आर मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो वो जो आर कॉस एल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा है उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखने का और क्या बहुत अच्छा चीज़ है कि एक तो पहले हम लोग को यहाँ पर दिख गया कि ये जो कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के साथ जो भी वेक्टर बन रहा है वो यूनिट वेक्टर बन रहा है। तो इसका अगर हम लोग मॉड लेते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो वो क्या हो जाएगा 1 है ना। तो वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर का जो सम है वो 1 होना चाहिए। लेकिन इसको हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि एल क्या आया था, एक्स बाई आर, एम आया था वाई बाई आर, एन आया था जेड बाई आर। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो तीनों को सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो हमारा 1 आ जाएगा, है ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो वहाँ से कॉमन ले सकते हो तो वो आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में सोचिएगा थोड़ा सा, ये जो सारा चीज़ हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। तो ये तीन चीज़ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस और फिर वेक्टर, ये तीनों के बीच में इंटरचेंज करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि ये जो ओपी वेक्टर है इसका डायरेक्शन रेशियोज है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो फिर हम लोग ओपी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड है, मतलब क्या कि उसका एक्स कॉम्पोनेंट एक्स है ना, वाई कॉम्पोनेंट वाई है और जेड कॉम्पोनेंट जेड है। तो हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। अब किसी ने मान लो कि आपको पहले ही दे दिया कि ओपी वेक्टर ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जे, है ना। डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा एक्स वाई और फिर ये हमारा जेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको लिखने आना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर बोल दिया एक्स वाई जेड है, अब डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होगा कि इस डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर होता तो उसका जो भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट होता वो आपका हो जाता डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा कि ओपी वेक्टर को हम लोग इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, ये आपका आई कैप। फिर यहाँ पर आएगा y डिवाइडेड बाई फिर से सेम चीज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स जे कैप, प्लस फिर z डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स के कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर का ये तीनों हमारा यहाँ पर कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब भी डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है तो आपको सोचना है कि यहाँ पर एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना, ओपी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो फिर जो वेक्टर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा सेम डायरेक्शन में। तो इसका जो भी प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर, वो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। ठीक है, ये जब हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी जितना आप लोग फील्ड डेवलप कर सकते हो उतना फील्ड डेवलप करो। जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है फिर से एक बार जाके देख लो, क्योंकि अगर एक बार ये सब का एकदम अंदर से फील आपको डेवलप हो गया ना कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है और वेक्टर में कैसे एक्सचेंज करते हैं, तो पूरा ये जो 3D का चैप्टर है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मान लो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है हम लोग को ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो मान लो एक पॉइंट दे दिया गया है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट दे दिया गया है x2 y2 z2, और हमें ये जो सेगमेंट है लाइन सेगमेंट, इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मैंने ए बी वेक्टर लिख दिया है ना, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, तो वही जो तीनों कंपोनेंट्स है आई कैप जे कैप और के कैप के, वही तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो ए बी वेक्टर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, है ना, ये सिंपल आपका वेक्टर एडिशन। और ये ओ से जो भी यहाँ पे जाता है इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, है ना। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, है ना, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, आपका ओ बी वेक्टर क्या है, x2 आई कैप, है ना, ये आई होप आप लोग को लिखना आता होगा कि x2 y2 z2 है। तो फिर ओ बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस ये आपका z2 के कैप, है ना, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। और ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, जो ओ ए वेक्टर है वो आपका हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो मतलब x2 माइनस x1 आई कैप प्लस
y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो जब भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक का कोऑर्डिनेट पता है दूसरे का कोऑर्डिनेट पता है, तो बस दोनों का डिफरेंस लेके आई कैप जे कैप के कैप ये हम लोग को कर देना है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर जैसे ही आ गया तो आपका ये जो है x2 माइनस x1 ये डायरेक्शन रेशियो हो गया है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये तीनों जो है ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हो गए ए बी वेक्टर के। और फिर अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हो, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकते हो पहले, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका कंपोनेंट्स आएंगे तो क्या आएंगे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय ये जो भी है ना, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका आई कैप, फिर यहाँ पर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय फिर ये जो पूरा आपका मॉड ऑफ ए बी वेक्टर है। ठीक है, ये आपका जे कैप, फिर यहाँ पर क्या आएगा z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी वेक्टर है ना, के कैप। तो ये तीनों जो आए ये आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस है ना, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ये तुम्हारे। तो फिर जब भी इस टाइप से दिए हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए ए बी वेक्टर कैसे लिखना है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 के जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। फिर एक बार ये लिख दिया तो डायरेक्शन रेशियोज आ गया हमारे पास। फिर अगर डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है तो फिर बस इसका मैग्नीट्यूड ले लो और फिर उससे आप लोग डिवाइड कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग को कवर क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस ये हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे लिखते हैं स्पेस में। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल कैसे निकालेंगे लाइंस के बीच में, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, फिर कोई भी एक पॉइंट दिया गया है तो फिर वो लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इमेज कैसे निकालते हैं, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो ये सारा आपका लाइंस का हो गया। फिर हम लोग को प्लेन्स का देखना होगा कि प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, प्लेन एंड पॉइंट, फैमिली ऑफ प्लेन एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ करना एक वीडियो में तो मुमकिन नहीं होगा, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स आज कवर करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स फिर अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका अगर एक बार पूरा अच्छे से फील आ गया तब फिर ये सारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये उसी से हम लोग बिल्डअप करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, लेकिन जब तक पूरा फील ना आ जाए, एकदम अंदर से फील ना आ जाए कि हाँ ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये सब के बीच में आपस में कैसे एक्सचेंज करते हैं, वेक्टर के साथ इसका रिलेशन क्या है, ये सब जब तक फील ना आ जाए तब तक वीडियो को एक दो बार देखते रहिए, और फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब और फील डेवलप होते रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो को यहीं पे रखते हैं। फिर नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग कैसे लिखेंगे स्पेस में। ठीक है, और ये 3D ज्योमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए तो जेई मेन से लेके जेई एडवांस तक के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसका फील डेवलप कर लीजिए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस का, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन ये सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।